दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए जैसे हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको देखिए लिंक मिल जाएगा। देखिए आप फ्री में अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं रेलवे के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, और अगर फ्री में आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं मिनी टेस्ट वो भी आपको मिल जाएगा। तो मैं आपके लिए इसके सामने देखिए पीडीएफ डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक वेबसाइट पर लेकर जाएगा जहां इसका नाम है ऑनलाइन बोर्ड प्लेटफॉर्म, और ये आपकी एक फ्री वेबसाइट है जहां से आप रेलवे भर्ती के बारे में बहुत सारे पीडीएफ्स हैं वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल है यहाँ पर शेयर कर देनी है। जैसे आप डिटेल भर के रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपको जो पीडीएफ वाले प्लेटफॉर्म है वहां पर लेके चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप बहुत सारी पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपकी देखिए मंथली करंट अफेयर की बुक है, इसके अलावा आपको देखिए एनटीपीसी से तैयारी कैसे करनी है उसकी गाइड बुक दे रखी है, और आपको बहुत सारी पीडीएफ देखिए यहाँ पर देखिए मंथली पीडीएफ है हर मंथ की आपको मिल जाएगी। और आपका जो देखिए आपको बहुत सारे देखिए कोविड-19 के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स किए हैं उनके बारे में देखी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हिंदू एडिटोरियल आपको दिया है, तो बहुत सारे पीडीएफ आप से डाउनलोड कर सकते हैं और मिनी टेस्ट पे आप यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो खत्म होने के बाद आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि बल व गति के नियम पर जो भी न्यूमेरिकल और जो भी क्वेश्चन आपके रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 ग्रुप डी, एनटीपीसी 2016, आरपीएफ और एएलपी टेक्नीशियन और जेई 2018 में जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम देखेंगे। अब दोस्तों वैसे तो इस टॉपिक से यानी कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन टॉपिक जो था इससे लगभग 70 से 80 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, लेकिन उनमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। आपको बताया न्यूमेरिकल होते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं वो आपके चेंज करके रिपीट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर टॉप 31 क्वेश्चन है वो सिलेक्ट कर लिए हैं जिसमें आपका सारा क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आप ये कभी मत सोचना कि जो मैंने क्वेश्चंस इग्नोर कर दिए हैं उनमें आपका नुकसान होगा। 1% भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आप क्वेश्चंस मैं उसी प्रकार से लेता हूं कि जिससे आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो, सारा कंटेंट आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और ये हमारा आपको पता है पार्ट नंबर 7 वीडियो है। हम जो रेलवे भर्ती के लिए 5000 की सुपर साइंस की सीरीज कर रहे हैं तो उसमें हमारा पार्ट नंबर 7 वीडियो है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न ये कि गति का दूसरा नियम जो है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों कल मैंने आपको जो भी थ्योरी थी पूरी आपको बता दी है बल और आपके जो लॉ ऑफ मोशन है इसकी। तो आप उसको वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को आप पहले देख लीजिएगा, क्योंकि पूरी थ्योरी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो देखिए दूसरा नियम होता है ना वो आपके संवेग पर आधारित होता है, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा नियम क्या है वो आपको बता दूं कि संवेग में परिवर्तन जो दर होती है वो उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, ठीक है। यानी कि F समानुपाती संवेग यानी कि आपका mv-u/t ये आपका जो दूसरा नियम कहलाता है गति का वो आपके है। तो ये आपसे पूछा गया था कि गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका जो 3rd है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, संवेग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कौन सा नियम न्यूटन की गति का सेकंड नियम है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको अभी देखिए थोड़ी देर पहले बताया था कि न्यूटन गति का सेकंड नियम ये कहता है कि आपका जो संवेग में परिवर्तन दर होती है उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। यानी कि मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज होती है ना वो आपके लगाए गए बल के समानुपाती होती है, यानी कि mv-u/t ये आपका होता है सेकंड लॉ। अब देखिए आपका देखिए ये जो नियम होता है ना वो आपका बल से रिलेटेड होता है और संवेग से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो लगने वाला जो बल होता है ना जो आपका फोर्स होता है उसको दर्शाता है कि जो आपका बल होता है वो किस किस पर निर्भर करता है। क्योंकि इस समीकरण को हल करते हैं तो लास्ट में हमारे पास आता है F बराबर ma। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ये जो समीकरण होता है ये जो नियम होता है वो आपके बल को परिभाषित करता है। लेकिन ध्यान रखना देखिए यहाँ पर देखिए आपको बल पहले कथन में भी दे रखा है, लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर 3rd है ना उसका राइट आंसर आ जाएगा कि यह बल के प्रभाव को समझाने में सहायक है। जबकि पहले कथन में यह बोला गया कि दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, ठीक है, वो अलग बल है, वो आपका ग्रेविटी बल है, उसको नहीं समझाता। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर 3rd है ना इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि समीकरण F बराबर ma न्यूटन के किस नियम पर आधारित। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूं ना गाइस क्वेश्चन है ना देखिए कितना घुमा कर दिया गया है। अभी देखिए सिर्फ 3 क्वेश्चन हम देखें, तीनों आपकी गति के सेकंड नियम पर है। मतलब क्वेश्चन को कितना प्रकार से घुमाया गया है आप खुद देख लीजिए, ठीक है। देखिए एक जो आपका नियम है उसको देखिए 3 प्रकार से तो पूछ चुका है और बाकी कितने प्रकार से पूछा गया आप वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए आपको पूछा कि F बराबर ma न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है, तो आपको पता है दूसरे नियम पर आधारित है, ठीक है। ये क्वेश्चन को घुमा फिरा कर आपके पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा कि दीवार पर फेंकी गई एक गेंद टकराकर वापस लौट आती है, यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है।
यानी कि आपके एक बॉल है, उसको हमने दीवार पर फेंका तो वो दीवार से टकराकर वापस आ गई। ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो आपको पता है न्यूटन गति का थर्ड नियम ये कहता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं ना तो उसके विपरीत एक प्रतिबल लगता है, ठीक है। इस नियम को आपका क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि एक्शन रिएक्शन का नियम भी कहते हैं। तो इसलिए गाइस जब हम जब आपके दीवार पर किसी बॉल को फेंकते हैं ना तो एक बॉल है वो दीवार पर फोर्स लगाती है, उसी प्रकार से आपकी जो दीवार होती है वो भी वापस से बॉल पर बल लगाती है। इसलिए आपका दीवार है वापस से बल लगाती है गेंद के ऊपर, इसलिए वापस से टकराकर वापस लौट आती है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो आपके न्यूटन की गति के थर्ड नियम पर आधारित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि गति के जो नियम दिए गए थे वो किसने दिए थे? तो गति के जो फेमस नियम दिए गए थे वो आपको पता है आपके किसने दिए थे? सर आइजक न्यूटन, ठीक है। सर आइजक न्यूटन थे, उन्होंने गति के फेमस आपके जो नियम थे उनको दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? ठीक है, वही देखिए आपका सेकंड जो नियम है ना वो देखिए वही घूम के फिर डाल दिया, ठीक है। तो देखिए आपको बताया कि किसी निकाय में संवेग में परिवर्तन दर होता है ना लगाए गए बल के समानुपाती होती है, ये आपको पहले बता चुका हूं। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? ठीक है, यानी कि आपको देखिए इनडायरेक्टली मात्रक दिया गया है और फिर आपसे पूछा कि बताइए किसके बराबर होगा। तो देखिए किलो होता है ना, किलो वो किसका मात्रक होता है? हम जानते हैं एम का होता है, यानी कि मास का, इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका होता है? त्वरण का। तो देखिए एम ए आ गया। अब आप खुद सोचिए कि एम ए क्या होता है, तो हमने अभी पढ़ा था कि एफ बराबर एम ए होता है। तो देखिए फोर्स यानी कि न्यूटन के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है ना 1 न्यूटन, इसका राइट आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि न्यूटन ने जो गति के नियम दिए थे वो किस वर्ष दिए थे? तो देखिए कल के वीडियो में आपको एक चीज बताना भूल गया था कि न्यूटन ने जो आपके नियम दिए थे ना वो आपके 1686 में दिए थे, लेकिन वो प्रकाशित हुए थे 1687 में। तो आपसे यही पूछा है कि न्यूटन ने आपके नियम दिए थे वो आपके किस वर्ष प्रकाशित हुए थे, पब्लिश किस टाइम हुए थे? तो आपका ध्यान रखना है 1687, ठीक है, ये आपको कल में बताना भूल गया था थ्योरी में। तो आपको ध्यान रखना है 1687 में आपके जो नियम थे वो आपके पब्लिश हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूटन के तीनों नियम थे वो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जब एक राइफल से गोली छोड़ी जाती है, राइफल आप मान लीजिए, गन मान लीजिए, बंदूक मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि राइफल है वो बंदूक है, ठीक है। एक राइफल से एक गोली चलाई जाती है, बुलेट चलाई जाती है, तो आपकी बंदूक होती है वो पीछे की ओर एक झटका महसूस करती है। तो बताइए राइफल की जो गतिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? तो गाइस हम जानते हैं कि आपका क्रिया प्रतिक्रिया पर यह नियम आधारित होता है। जब आपकी कोई बंदूक है उससे बुलेट यानी कि गोली चलाई जाती है तो आपकी जो गोली होती है वो तो आगे की ओर जाती है, लेकिन बंदूक पर भी एक झटका लगता है, ठीक है, जो उस बंदूक को पीछे की ओर घुमाता है, ठीक है। पीछे की ओर इस बंदूक पर भी क्या लगता है? एक फोर्स लगता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपका बंदूक है ना इसका वजन ज्यादा है, इसलिए इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है ना वो कम होती है, जबकि आपकी जो बुलेट है मतलब गोली उसका वेग ज्यादा, आपका वेग क्या होता है? बहुत ही कम होता है, इसलिए आपकी गोली वो है बहुत ही तेज जाती है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपकी बंदूक है ना उसका वेग बहुत कम होता है, जबकि आपकी बुलेट होती है, आपको पता है बुलेट बहुत तेजी से आती है। तो आपसे पूछे जो बुलेट होती है आपका राइफल होती है, राइफल की गतिज ऊर्जा आपके कैसी होती है? तो ध्यान रखना है बुलेट से हमेशा क्या होती है? कम होती है। बुलेट तो बहुत तेज आगे जाती है, लेकिन बंदूक हल्का सा झटका आपके महसूस करती है। तो हमेशा गोली से क्या होगी? इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है हमेशा क्या होगी? कम होगी। चलिए अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? अब देखिए द्रव्यमान क्या होता है? m, ठीक है, त्वरण क्या होता है? a। तो देखिए किसके बराबर होता है? हम जानते हैं कि ये F बराबर m के बराबर होता है, यानी कि आपका बल के बराबर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा आपका स्टेटमेंट है वो आपके न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है? देखिए तीसरा नियम है आपका कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का रूल, और ये संवेग संरक्षण की पालना भी करता है। तो देखिए अगर आप ऑप्शंस को देखते हैं तो रॉकेट को लॉन्च करना ये आपके ऑप्शन नंबर 3 आपका जो रूल नंबर 3 है ना उस पर ही आधारित है, क्योंकि जब रॉकेट चलता है ना तो रॉकेट से, देखिए ये आपका रॉकेट मान लीजिए रॉकेट है, तो रॉकेट जब चलता है ना तो गैस बाहर निकलती है इससे, तो गैस बाहर निकलती है ना तो गैस तो पीछे की ओर जाती है, लेकिन प्रतिक्रिया के कारण जो आपका रॉकेट होता है वो आगे की ओर गति करता है, इसलिए आपका रॉकेट को लॉन्च करते हैं वो न्यूटन गति के थर्ड नियम पर आधारित होता है। दूसरा स्टेटमेंट अगर देखते हैं, बस अचानक से चलती है तो आपके यात्री पीछे की ओर झटका महसूस करते हैं, ये आपके न्यूटन गति का फर्स्ट नियम पर आधारित है, जड़त्व के नियम पर।
अगला, पेडल चलाने पर आपके साइकिल का धीमे हो जाना, ये भी आपको बताया जड़त्व के नियम पर ही लागू होता है। और आपका जो फोर्थ है कि क्षेत्र रक्षक गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे को लेकर आता है, ये न्यूटन गति के सेकंड नियम पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दोनों वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल अगर बराबर है और विपरीत दिशा में है तो यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो देखिए, न्यूटन ने आपके क्या कहा था कि आपका कोई भी कार्य होता है ना, उसके विपरीत एक बराबर मात्रा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो ध्यान रखना, देखिए इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ये हो सकते हो कि सर बात हो रही है बल की, तो हमने जो बल का बात हो रही है, यानी कि फोर्स की बात हो रही है, तो न्यूटन गति का सेकंड नियम इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना गाइज, न्यूटन का सेकंड नियम आपके बल को दर्शाता है, बल की परिभाषा दर्शाता है, लेकिन विपरीत दिशा में आपको बताता है ना, वो न्यूटन गति का थर्ड नियम बताता है। न्यूटन गति का थर्ड नियम कहता है कि कोई भी कार्य होता है ना, जब उस पर बल लगाते हैं तो उसकी विपरीत दिशा में एक बल लगता है और उसका मान भी क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये आपके थर्ड नियम पर आधारित हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है कि किसी भी क्षण रॉकेट का त्वरण उससे निर्वासित गैसों के वेग की nth घात के, ठीक है, घात है, ठीक है, मैं इसको सही कर लेता हूं, ठीक है, घात के समानुपाती होता है। मतलब आपसे पूछ रहा है कि जब कोई रॉकेट चल रहा है तो होता क्या है कि रॉकेट से आपकी गैस निकलती है, ईंधन जलता है तो गैस बाहर निकलती है। तो होता क्या है कि आपका मान लीजिए रॉकेट है, अगर ये गैस बाहर निकल रहा है ना, तो गैस तो पीछे की ओर निकलती है, लेकिन रॉकेट आगे की ओर गति करता है। तो आपसे पूछा है कि आपका जो वेग होता है ना, वो आपके गैसों की निकलने के किसके समानुपाती होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गैसों की nth यानी कि 1 घात के समानुपाती होता है। मतलब जितना आपकी जो गैस है जिस स्पीड से निकलेंगी, आपको ध्यान रखना है रॉकेट उसी स्पीड से आगे बढ़ेगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि रॉकेट का त्वरण है ना, रॉकेट का त्वरण वो डायरेक्टली समानुपाती होता है किसके, आपके गैसों की घात, गैस के वेग के, ठीक है, गैस के वेग के, ठीक है, गैस के वेग के डायरेक्ट समानुपाती होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, इसका राइट आंसर जाएगा कि आपके 1 घात के समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली समानुपाती होता है। चलिए अगला प्रश्न ये है कि 70 किलो का एक आदमी है जो 50 किलो के एक व्यक्ति पर 50 न्यूटन का बल लगाता है। तो बताइए 50 किलो वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति पर कितना बल लगाया। देखिए आपको ये बोल रहे कि एक आदमी ये रहा, ठीक है, और दूसरा आदमी ये रहा। इस आदमी का जो वजन है वो आपके 70 किलो है, ठीक है, और इस वाले आदमी का वजन है 50 किलो, ठीक है। ये 70 किलो का आदमी 50 किलो वाले आदमी पर 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक है, 50 न्यूटन का बल इस पर लगाया। तो पूछा कि ये दूसरा आदमी है ये वाला, ये 50 वाला, इसने इस पर कितना बल लगाया। तो गाइस ध्यान रखना है कि आपका कोई भी बल लगाए तो क्रिया प्रतिक्रिया रूल से हम जानते हैं कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं ना, तो उसके विपरीत एक बल कार्य करता है जिसकी मात्रा उसके बराबर ही होती है। तो इसने अगर 50 न्यूटन का बल लगाया ना, तो उसके ऊपर जो प्रतिबल होगा उसका मान में क्या होगा, 50 न्यूटन ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि न्यूटन की गति का नियम है वो कब सार्थक सिद्ध नहीं होते। मतलब न्यूटन की गति के जो नियम होते हैं ना, कब लागू नहीं होते हैं। तो देखिए वैसे आपके न्यूटन गति के नियम होते हैं ना, आपके गतिशील और स्थिर दोनों प्रकार की वस्तुओं पर लागू होते हैं। चाहे वस्तु गतिशील अवस्था में हो या स्थिर अवस्था में हो, उन पर लागू होते हैं। लेकिन जब उनकी स्पीड होती है ना, स्पीड, अगर उसकी स्पीड आपके प्रकाश के वेग यानी कि आपकी स्पीड ऑफ लाइट उससे बराबर या उससे ज्यादा हो जाती है ना, तो आपके न्यूटन गति के नियम आपके मतलब एक तरह से गलत सिद्ध हो जाते हैं, वो आपके लागू नहीं होते हैं, अप्लाई नहीं होते हैं। तो आपसे ये पूछा कि न्यूटन गति के नियम होते हैं कब सिद्ध नहीं होते, कब लागू नहीं होते। तो प्रकाश के वेग से बराबर अगर वेग मान लिया जाए किसी वस्तु का तो लागू नहीं होते, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न ये कि गुरुत्वाकर्षण के अभाव में रॉकेट पर लगने वाला प्रणोद कितना होता है। देखिए यानी कि प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि मान लीजिए ग्रेविटी है वो आपकी नहीं लग रही, कोई रॉकेट है वो आपकी गति कर रहा है इस प्रकार से, और अगर इस पर आपका ग्रेविटी नहीं लग रही है ना, ग्रेविटी नहीं लग रही है, तो इस पर प्रणोद मतलब एक प्रकार से बोल सकता है इस पर जो प्रतिरोध बल होगा, मतलब जो इसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकता है, ठीक है, वो कितना लगेगा। तो ध्यान रखना है कि अगर ग्रेविटी नहीं है ना, तो उस पर जो आपका एक प्रकार से फ्रिक्शन बल है वो उस पर बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिए आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो आपके वस्तुओं को ऊपर से जाने की ओर रोकता है, ठीक है, यानी कि नीचे की ओर खींचकर लगता है। तो ध्यान रखना अगर ग्रेविटी का मान 0 हो जाएगा ना, तो रॉकेट पर किसी भी प्रकार का कोई प्रणोद बल कार्य नहीं करेगा, मतलब उसकी गति को रोकने वाला कोई फैक्टर नहीं होगा। तो हम बोलेंगे स्थिर रहेगा, मतलब अगर ग्रेविटी नहीं है तो रॉकेट पर जो प्रणोद होगा वो क्या होगा, स्थिर रहेगा, मतलब रिमेन्स सेम रहेगा, नो चेंजेस। चलिए
अगला प्रश्न है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाली वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। मतलब आपसे ये कह रहा है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, मतलब उसमें कोई गति नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, और दूसरा या कोई वस्तु गतिज अवस्था में है, मतलब रनिंग मूवमेंट में है, तो वस्तु का जो गुण होता है जो इसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है उसको क्या बोलते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है ना, वो अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और अगर चल रही है तो चलती रहना चाहती है। अगर उसमें हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो वस्तु विरोध करती है। तो इस प्रवृत्ति को, इस गुण को क्या कहा जाता है? तो गाइज इसको हम बोलते हैं क्या? जड़त्व। ठीक है, यानी कि इनर्शिया। इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ा सा गलत है, इसको मैं आपको सही कर देता हूं। ठीक है, तो चलिए अब मैंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सही कर दिया है। आप देखिए यहाँ पर जो प्रवृत्ति होती है ना, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जड़त्व। जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु का, आपके अगर कोई वस्तु रनिंग में है तो रनिंग रहेगी, और अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उस पर अप्लाई नहीं किया जाता। तो इस जो आपका विरोध करने वाली प्रवृत्ति होती है उसको बोलते हैं जड़त्व। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न ये है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय पहले दौड़ता क्यों है? देखिए होता है कि मान लीजिए आर्मी का फिजिकल देने जा रहे हैं या किसी आपके स्टेट पुलिस का फिजिकल देने जा रहे हैं, तो होता है कि वहां पर हाई जंप होता है। ठीक है, कि आपको यहाँ पर 4 फीट की समथिंग हाइट होती है, उसको यहाँ पर पार करके और आपको जाना पड़ता है। तो होता है कि जो भी आपका जो स्टूडेंट होता है, ठीक है, कैंडिडेट होता है, वो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से उछल के तो कूदेगा नहीं, तो यहाँ से रनिंग करके आता है, यहाँ से भागता भागता। तो आपसे पूछा कि वो रनिंग क्यों करता है? तो गाइस आपको ध्यान रखना है, रनिंग इसलिए करता है क्योंकि वो जब आपके यहाँ से छलांग लगाएगा तो अगर उसका बॉडी रनिंग मूवमेंट में रहेगा ना, तो इनर्शिया के कारण, मतलब जड़त्व के कारण, उसकी जो आपके जड़त्व है उसके कारण आपकी जो बॉडी है ना, वो आपके उसका साथ देगी उसको, और एक प्रकार से छलांग लगाने के लिए, मतलब उसको जो स्टेबल स्टेट है उसमें रहने के लिए वो एक प्रकार से वो नहीं करेगा कि उसका जो बॉडी है, ठीक है, वो आपके स्थिर नहीं रहना चाहिए। वो गतिशील है तो वो गतिशील मूवमेंट में बनी रहेगी। यहां से अगर डायरेक्ट वो छलांग लगाने की कोशिश करेगा ना, तो उसका जो पूरा शरीर है वो क्या स्थिर अवस्था में है, तो वो स्थिर रहेगा, उस पर हमको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आपका जो खिलाड़ी है वो आपके जड़त्व को प्राप्त करने के लिए, जो उसका जड़त्व चाहिए, जितना इनर्शिया उसको चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए आपका ऐसा करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है, वो इसका राइट आंसर जाएगा। आवश्यक जड़त्व प्राप्त करने के लिए आपका खिलाड़ी है वो पहले रनिंग करता है, फिर आपके हाई जंप लगाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसी से जुड़ा हुआ है कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? देखिए होता है कि आपके ओलंपिक मान लीजिए या आपका वही मान लीजिए, देखिए आपका जैसे आप किसी मान लीजिए ग्रुप डी में आप रनिंग कर रहे हैं, तो एक सर्किल में आप हैं वो गति कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर रनिंग करनी है, तो मान लीजिए 250 यानी कि 250 मीटर का एक गोला है, इसमें आपको 4 बार रनिंग करना है। तो जब हम दौड़ते दौड़ते आते हैं तो आपने देखा होगा कि ये मान लीजिए आपका लास्ट पॉइंट है जहां पर आपको रुकना है। तो ऐसा थोड़ी है कि जैसे आपने दौड़ की और यहाँ तुरंत यहीं रुक गए, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब जैसे आपने जहां पर लास्ट पॉइंट है जहां पर हमको रुकना है, उससे आपने देखा होगा कम से कम 10-15 मीटर हम आगे जाके रुकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा गाइस इसलिए होता है कि आपको पता है हमारा शरीर जब रनिंग मूवमेंट में होता है ना, तो वो रनिंग मूवमेंट में रहना चाहता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है? जड़त्व के कारण हमको थोड़ा और दौड़ना पड़ता है। अब देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपका पंखा चल रहा है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी से फैन चल रहा है, अब मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो ऐसा थोड़ी कि आपका पंखा अचानक से रुक जाए, वो धीरे धीरे गति कम करता है फिर रुकता है। वो किसके लिए कारण रुकता है? जड़त्व के कारण। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न थोड़ा सा आपको समझने लायक प्रश्न है। देखिए जब एक कार होती है घुमावदार सड़क पर मुड़ती है, तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति होते हैं ना, वो केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं, और यह बल किसके कारण होता है? होता क्या है, मान लीजिए ये आपकी कोई सड़क है, ठीक है, और ये सड़क पर क्या हुआ है, ऐसा कर्व है। ठीक है, मान लीजिए ये सड़क है और इस पर कर्व है, और जब मान लीजिए कोई आपकी कार है, वो कार आपकी जा रही है, तो होता है कि जब कार यहाँ से जा रही है ना ऐसे, तो वो इस घुमाव पे घूमेगी ना, तो उसमें जो बैठे हुए व्यक्ति हैं वो केंद्र की विपरीत दिशा में, मतलब आपके जो सेंटर है उसे विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करते हैं, उनको एक बल महसूस होता है। तो गाइस ध्यान रखना, जो बल महसूस होता है ना, ये तो आपका होता है आप केंद्रीय बल। कौन सा होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, ठीक है, प्रश्न में ये नहीं पूछा। अगर प्रश्न आपसे ये पूछता
कौन सा बल महसूस होता है, तो आपको ध्यान रखना यह आपका अपकेंद्रीय बल था। लेकिन आपसे प्रश्न ये पूछा है यह जो अपकेंद्रीय बल हुआ किसके कारण उत्पन्न हुआ, तो ध्यान रखना है जड़त्व के कारण, क्योंकि जड़त्व में आपके जो वस्तु है वो आपके स्थिर ही रहना चाहती है। आपके जो व्यक्ति बैठे हुए हैं कार में वो बिल्कुल सीधे रहना चाहते हैं, लेकिन जब कार घूमेगी तो आपके व्यक्ति हैं केंद्र की ओर घूमेंगे, लेकिन जड़त्व के कारण वापिस से वो आपके केंद्र से विपरीत दिशा में आ जाएंगे। तो गाइस इस क्वेश्चन में आपको इतना समझना था, अगर प्रश्न में ये पूछता कि कौन सा बल महसूस करते हैं तो टिक करते अपकेंद्रीय बल, लेकिन प्रश्न पूछा था कि जो बल है जो उसको केंद्र से विपरीत दिशा में लगाता है वो किसके कारण आया, तो ध्यान रखना है जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जब एक गिलास पर रखा हुआ कार्ड है और उसको हमने अंगुली से धक्का दिया तो उस पर रखा हुआ सिक्का होता है वो पानी में गिर जाता है, किस कारण। देखिए इसके लिए मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, आपको बेहतर चीज़ समझ आएंगे। देखिए मान लीजिए ये आपका कोई गिलास है, ओके, मान लीजिए ये आपका कोई गिलास है और इस पर मान लीजिए आपने एक गत्ता या कुछ भी मान लीजिए पेपर रख रखा है और इस पेपर के ऊपर आपने यहाँ पर एक कोइन रख रखा है, ठीक है, 5 रुपए का सिक्का रख रखा है, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो ये जो कोइन है ना, कोइन, ठीक है, जब आप जो आपको ये आपने जो पेपर लगा रखा है इसको पेपर को अचानक से खींच लोगे, ठीक है, तो होगा ये जो कोइन है वो पानी में गिर जाएगा, ना कि आपके इस पेपर के साथ साथ जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जड़त्व के कारण आपका जो ये कोइन है ना वो आपके स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। इसलिए जब अचानक से अगर इस पेपर की शीट को हम खींच लेते हैं किसी भी डायरेक्शन में तो आपका सिक्का यहाँ का रहता है, इसलिए वो आपके इस गिलास के अंदर आपके गिर जाता है। तो ये आपसे पूछा था कि जब हम एक गिलास पर एक कार्ड रखते हैं और कार्ड में जब अगर हम सिक्का रखते हैं और सिक्के को वो कार्ड को अचानक से खींच लेते हैं, अंगुली से धक्का लगा देते हैं, तो आपका सिक्का पानी में क्यों गिर जाता है? ये आपके जड़त्व के कारण गिरता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि आपका जो सिक्का है वो आपके स्थिर अवस्था में है और वो स्थिर अवस्था में रहना ही चाहता है, इसलिए आपका जड़त्व के कारण ऐसा होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। अब देखिए जड़त्व, आपको एक चीज ध्यान रखना है पहले तो कि जड़त्व होता क्या है, क्योंकि उसी से हम चीज समझ सकते हैं कि किसके भी जड़त्व ज्यादा लगेगा। तो देखिए जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जो आपके उसकी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है ना। अब देखिए विरोध कौन सी वस्तु करेगी? सीधी सी बात है, आप मान लीजिए एक तो आपकी हल्की वस्तु है, एक का वजन भारी है, तो सीधी सी बात है जिसका संवेग ज्यादा होगा, ठीक है, उसका जड़त्व ज्यादा होगा, जिसका संवेग कम होगा उसका जड़त्व कम होगा, सीधी सी बात है। तो आप देखिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए किस में आपका जड़त्व का मान अधिकतम होगा। तो यानी कि किस में आपकी वस्तु में परिवर्तन इजीली नहीं किया जा सकता, उसमें अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो देखिए एक आपको दे रखा है कि एक ही आकार के रबड़ और पत्थर, ठीक है, एक ही आकार के रबड़ दे रखे हैं और आपको बल्ब दे रखा है ये, एक स्कूटर और बस, तीसरा देखे 5 रुपए और 10 रुपए का सिक्का, और चौथा रेलगाड़ी और हवाई जहाज। तो आप ऑप्शन नंबर 4 को आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए रेलगाड़ी है और हवाई जहाज, इनको हमको डिस्प्लेसमेंट करने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका जड़त्व का मान बहुत ही अधिक होता है, इनको आसानी से विस्थापित नहीं किया जा सकता, ठीक है, इनका जड़त्व ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन सी भौतिक राशि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करती है। मैंने आपको जो थ्योरी पढ़ाई थी उसमें पहली परिभाषा ये बताई थी कि जो बल होता है किसी वस्तु का वह फैक्टर होता है, वह कारक होता है जो उसकी गति में चेंज कर सकता है। इसलिए किसी वह आपकी भौतिक राशि जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देती है उसे हम बोलते हैं बल यानी कि फोर्स, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रकृति में कभी भी अकेला नहीं लगता है, ठीक है। तो देखिए प्रकृति में अकेला कभी भी आपको ध्यान रखना है, बल है ना कभी भी नहीं लगता, क्योंकि बल है ना, बल जब भी लगता है उसके आपको पता होगा कोई भी बल लगता है उसके प्रतिक्रिया भी बल लगता है, इसलिए बल है ना अकेला नहीं लगता। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, कोई भी बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसके विपरीत एक दूसरा बल भी लगता है जिसे बोलते हैं प्रतिक्रिया बल, और न्यूटन की गति के थर्ड नियम से ये आपके होता है, इसलिए ध्यान रखना है बल कभी भी अकेला नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वस्तु पर लगाने पर आपके संतुलित बल का प्रभाव है, ठीक है। आपसे पूछे कि कोई वस्तु है, अगर हमने उसके ऊपर संतुलित बल लगाया मतलब बैलेंस्ड फोर्स लगाया, तो बताइए उनमें से कौन सा प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने आपको पहले ही कल बता दिया था संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है। मान लीजिए संतुलित, देखिए फिर से बता दूं, देखिए मान लीजिए कोई बॉक्स है, अगर आपने इधर से एक बल लगाया जिसका वैल्यू है F1,
इधर से आपने बल लगाया F2, तो अगर दोनों की वैल्यू अगर समान है ना, तो इस प्रकार के बल को बोलते हैं आपका संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए इससे, इस प्रकार के बल से आपकी वस्तु, उसमें गति तो नहीं होगी, मोशन तो नहीं होगा, लेकिन इसकी जो आकार है वो बदल जाएगा। कैसे? मान लीजिए आप एक बैलून लेकर समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने गुब्बारा ले लिया, एक बैलून ले लिया, ठीक है, तो एक इधर से बल लगाएगा, एक इधर से लगाएगा, तो इसका आकार बदलेगा? नहीं बदलेगा, सीधी सी बात बदलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि संतुलित बल से हमेशा आपकी जो आकृति होती है, शेप होती है, उसमें चेंजेस हो जाता है, आकृति में परिवर्तन हो जाता है। चलिए अब देखिए हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये आपकी थ्योरी जो आई थी वो आपकी आई थी। अब हम बल से, बल पर, बल के आपके जो नियम, बल का जो आपका सूत्र है, इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल है जिनको हम देखते हैं। ये आपके जो 3 नियम थे उन पर जो भी आपकी थ्योरी के क्वेश्चन आए थे वो हमने देख लिए हैं। अब बल वाले टॉपिक से जो भी आपके न्यूमेरिकल आए थे बहुत अच्छे अच्छे, उनको हम देख लेते हैं। देखिए देखते पहला क्वेश्चन, देखिए कि एक स्थिर बल होता है 2 सेकंड की अवधि के लिए लगता है और उसका वजन है 5 किलो, ठीक है, यानी कि 5 किलो की वस्तु पर एक 2 सेकंड के लिए एक बल लगता है और वह बल इसके वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग को 7 मीटर प्रति सेकंड में बढ़ा देता है। तो बल का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम जानते हैं कि बल होता है ना, उसका एक ही फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं F बराबर होता है ma। देखिए m का मान आपको दिया हुआ है 5 किलो, लेकिन a कैसे निकालें? त्वरण क्या होता है? तो देखिए त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन दर, यानी कि a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टाइम। तो देखिए a का मान मैं रख दूं यहाँ पर, देखिए v माइनस यू अपॉन टी। तो देखिए अब क्या हो जाएगा? f बराबर हो जाएगा m और ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अब देखिए m का मान दे रखा है 5 किलो इंटू v आपको दिया है, देखिए अंतिम वेग 7, प्रारंभिक वेग है 4 और बटे आपका हो जाएगा t यानी कि 2। तो देखिए 7 में से 4 जाएंगे 3 और ये हो जाएगा 5 से गुणा करेंगे 3, 15 और बटे 2, तो क्या हो जाएगा 15 बटे 2 का मतलब हो जाएगा 7.5 न्यूटन, ठीक है। तो 7.5 न्यूटन है, इसका राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है गाइस। कैलकुलेशन में थोड़ी सी फेयर करता हूं तो उसमें क्या होता है कि मेरी गलती हो जाती है, वैसे तो मैं आपके बहुत कम गलती करता हूं, फिर भी गाइस हो जाती है, इनको आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो 7.5 न्यूटन आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आपकी गेंद है 100 ग्राम की गेंद, उसको एक क्रिकेट का खिलाड़ी है वो पकड़ता है, ठीक है, और पकड़ने में 0.05 सेकंड का समय लगता है। तो आपसे पूछा है कि खिलाड़ी के द्वारा लगाया गया औसत बल है ना, वो आपका क्या होगा, यानी कि F का मान आपको ज्ञात करना है, F का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर वही हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, F बराबर ma। तो देखिए यहाँ पर F बराबर ma लगाएंगे, तो देखिए F बराबर ma। अब देखिए m का मान आपको दिया हुआ है, देखिए a का मान वैसे हम निकालेंगे जैसे हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। तो देखिए a हो जाएगा वो आपका, देखिए m और v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अब देखिए m का मान आपको दिया है 100 ग्राम, ठीक है, तो 100 ग्राम को पहले इनको बदलना पड़ेगा किलोग्राम में, आपको पता है किलोग्राम में बदलना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है किलोग्राम में वैल्यू जाती है इनटू। अब देखिए v माइनस यू। अब देखिए गाइस आपको ध्यान रखना, क्रिकेट की बॉल है उसको आपको ध्यान रखना है 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है ना, और ये आपका स्पीड देखा है शुरुआत का। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि लास्ट में जब उसने रोक दिया तो सीधी सी बात है उसका अंतिम वेग 0 होएगा नहीं होएगा, सीधी सी बात है ना, अंतिम वेग 0 होगा ना, क्योंकि गेंद है वो रुक जाती है, इसलिए v है ना वो तो हो जाएगा 0 माइनस, और u का मान है आपको 30 दिया हुआ है, ठीक है, और बटे देखिए टाइम है, टाइम आपको दे रहा है 0.05। तो देखिए इसको हम हल करेंगे, ठीक है, आप इसको हल कर लीजिएगा इस, और इसका जो आंसर आएगा हल करने के बाद, ठीक है, आप इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा माइनस का 60 न्यूटन, ठीक है, माइनस का 60 न्यूटन है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि सीधी सी बात है बल है ना वो आपको वस्तु पर रोकने में लगाया जा रहा है, वस्तु को रोकने में बल लगाया जा रहा है, इसलिए आपका जो बल होगा वो नेगेटिव होगा, तो माइनस 60 न्यूटन है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 100 न्यूटन का बल एक 50 किलो की वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वही आपका हम जानते हैं कि आपका जो बल का फॉर्मूला होता है वो आपके होता है F बराबर ma, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा कि त्वरण यानी कि A का मान ज्ञात कीजिए, तो A बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से F अपॉन m, ठीक है। अब देखिए F यानी कि फोर्स का मान दे रखा है 100 न्यूटन, ठीक है, और m यानी कि मास का दे रखा है 50 किलो, तो 100/50 क्या हो जाएगा 2 क्या आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में आपके 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हो जाता है, तो इस पर लगने वाले बल का मान कितना है, ठीक है।
तो देखिए हम दूसरे नियम से क्या जानते हैं, आपको पता है न्यूटन के दूसरे नियम से आप जानते हैं आपके संवेग में परिवर्तन हो रहा है, और हम जानते हैं कि F होता है ना वो आपके लिए संवेग में परिवर्तन बटे टाइम ही होता है। तो देखिए वही हम फॉर्मूला लगाएंगे F बराबर ma, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन देखिए हमको एक चीज दी गई है, क्या चीज दी गई है कि संवेग में परिवर्तन हो रहा है। तो संवेग में परिवर्तन होता है ना वही आपके लगाया गया बल होता है, ठीक है, क्योंकि बल होता है ना फोर्स, वो क्या होता है संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर, यही आपका क्या होता है फोर्स होता है। तो देखिए अगर हम इनडायरेक्टली दूसरा लिखें तो F बराबर होता है ma, तो m बराबर m हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। तो आपको क्या दिया है, देखिए आपको दिया है कि संवेग में परिवर्तन, यानी कि इसका मान दिया है कि एम वी माइनस एम यू, इसका मान दिया है कि 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और टाइम ये दिया है। तो देखिए F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 10/0.02, ठीक है। आप इसको हल करेंगे, यह आ जाएगा ऊपर 1000 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। इसको भाग लगाएंगे, क्या आंसर आएगा 500 न्यूटन। क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका जो आंसर आ जाएगा कि 0.02 सेकंड में अगर 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, अगर यहाँ पर आपने वस्तु पर लगाया गया है, आपका संवेग में परिवर्तन होता है तो उस पर लगाया गया का बल है वो 500 न्यूटन जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट था, क्वेश्चन आपको घुमा कर दिया था, इसका आंसर आ जाएगा 500 न्यूटन। चलिए अगला प्रश्न है कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद इसे रोकने में 4 सेकंड लग जाते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलो है तो ब्रेक द्वारा लगाया गया बल का परिमाण क्या है। अब देखिए हम तो एक ही फॉर्मूला जानते हैं कार्य आपका बल का, क्या होता है F बराबर ma, ठीक है। देखिए हमको तो एक ही फॉर्मूला पता है कि F बराबर ma होता है, लेकिन अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए m का मान तो आपको दिया है, सीधी सी बात है कि 1000 किलो, लेकिन a का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा पहले। तो देखिए a का मान कैसे ज्ञात करते हैं, मैं इधर ज्ञात करके दिखाता हूँ। देखिए a बराबर क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए v क्या है, देखिए v का मतलब होता है कि अंतिम वेग। देखिए ब्रेक लगाया गया है वस्तु पर, तो सीधी सी बात है उसका अंतिम वेग 0 होगा या नहीं होगा, होगा ना, तो v का मान तो आ गया 0, ठीक है। u का मान आपको दिया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है क्योंकि टाइम आपको सेकंड में दिया है। तो देखिए आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखे है ना, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए भाग लगाते हैं, गुणा करते हैं 5/18 का, तो 18 चौक 72 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। तो a का मान आ गया 0 माइनस 20 और t का मान क्या है, देखिए t दिया है 4, तो देखिए इसको हल करते हैं, a आ जाएगा माइनस के 5, ठीक है। तो देखिए f बराबर होता है ना ma, ठीक है। तो देखिए a का मान अभी निकला था हमने माइनस का 5, तो देखिए m का मान आपको दे रखा है 1000, तो f का मान आ जाएगा 1000 इंटू माइनस का 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा माइनस के 5000 न्यूटन। क्या आ जाएगा, माइनस का 5000 न्यूटन का आपका आंसर आ जाएगा। जब एक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई कार चल रही है और उस पर ब्रेक लगाया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना है कि हमको थोड़ी सी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करना पड़ गई थी, क्योंकि यहाँ पर आपको वेग दिया गया था और उस वेग को हमको चेंज करना पड़ा था। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5000 न्यूटन, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये आपका नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पर ब्रेक लगाया जा रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ब्रेक वस्तु पर लगाया जा रहा है, तो ब्रेक क्या होता है आपका एक प्रकार का नेगेटिव बल होता है जो उसकी वस्तु को विरोध करता है। इसलिए आपको ऑप्शन में देखना है, अगर नेगेटिव बल दिया है ना तो हम ऑप्शन पे माइनस का 5000 टिक करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में माइनस 5000 नहीं है तो 5000 वाला ऑप्शन टिक करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 100 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु है, वो 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 17 मीटर प्रति सेकंड के वेग पर त्वरित हो जाती है, तो इस पर लगने वाले बल का परिणाम क्या है। देखिए हम बल का तो एक ही सूत्र जानते हैं, F बराबर ma, ठीक है। अब देखिए m का मान दे रखा है 100 किलो, तो लेकिन हमको a का मान चाहिए। a देखिए क्या होता है, a होता है वेग में परिवर्तन दर, यानी त्वरण, यानी एक्सेलरेशन, तो v माइनस यू अपॉन टी। तो देखिए m और a हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए रख लीजिए मान, तो देखिए f बराबर m का मान है 100 किलो, v का मतलब क्या होता है अंतिम वेग जो कि है 17, ठीक है। प्रारंभ वेग है 5 और बटे आपको दे रखा है 6। अब देखिए 17 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 12, 12 काटेंगे 2 से, ठीक है। क्या आ जाएगा 200 न्यूटन, क्या आ जाएगा 200 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, जो भी आपके क्वेश्चंस आए गए थे
बल व गति के नियम से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैंने आपको पूरे करवा दिए हैं। गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं गाइस, पीडीएफ है ना वो आपको मिल जाएगी, जिससे हमारी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। मैं देखिए आपके लिए डेली वीडियो डाल रहा हूँ जैसे, क्योंकि हमारी जो एग्जाम है वो नज़दीकी है, तो एग्जाम से पहले सीरीज को कंप्लीट करने का पूरा विचार है। तो सपोर्ट करते रहिए। और पीडीएफ है, जैसे हमारी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, फिजिक्स की एक साथ पीडीएफ है आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा।